हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम की, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, जिसमें आज हम जानेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व या साधन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले जानेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। देखिएगा, यह प्रक्रिया यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है ये जन्म के कुछ दिन बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। जब बालक का जन्म होता है तभी से वह समाज में आता है और तभी से उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जन्म के बाद से ही बच्चा अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण भूख या प्यास से रोने लगता है तथा हाथ और पैर को पटकता है। जब माँ उसे दूध पिला देती है तो बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार बच्चा जब रो रहा है तो माँ उसे दूध ही पिलाएगी। माँ उसको दूध नहीं पिलाती हर बार रोने से, क्योंकि एक निश्चित समय पर ही उसे दूध पिलाना होता है। तो इसलिए बच्चे को यह पता चलता है इस प्रक्रिया से उसके व्यवहार में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन होने लगता है। बच्चा भी यह समझ जाता है कि जब मैं बार बार रोऊंगा या फिर हर एक मिनट पर मैं अगर रोने लगा तो मुझे दूध नहीं मिलेगा, माँ एक निश्चित समय पर ही मुझे दूध पिलाएगी। तो इस कारण से वह दूध के लिए नहीं रोता है। इस प्रकार बालक में क्या हुआ, मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं को सुधारने का एक गुण विकसित हो जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ परिवार में ही हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतः क्रियात्मक संबंध स्थापित करने लगता है। माँ के साथ साथ वह औरों से भी चीज़ों को सीखने लगता है, समझने लगता है और उनके व्यवहारों का भी अनुकरण करता है कि माँ का व्यवहार कैसा है या फिर हमारे चाचा चाची दादा दादी इन सभी का व्यवहार कैसा है, उन सभी से बच्चा परिचित होने लगता है और उनका अनुकरण भी करने लगता है। और इस प्रकार अनुकरण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बनता है। जैसे हमारे दादा दादी करेंगे या फिर जैसे माता पिता वो सारी चीज़ों को देखता है और उन्हीं के पीछे पीछे, जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में छोटा बालक होगा तो अगर पिताजी क्या कर रहे हैं, अपने सेविंग कर रहे हैं, तो बच्चा भी देख करके वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, देख करके चीज़ों को दोहरा रहा है। तो ये सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। अनुकरण जो है समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अनुकरण करते हुए जाने अनजाने बालक जो हैं वो परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका भी निभाने लगते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे दादाजी का रोल निभा रहा है बच्चा या फिर अपने पापा की एक्टिंग कर रहा है, तो अपना रोल भी वो निभाने लगता है देख करके परिवार के सदस्यों का। अनुकरण के आधार पर वह माता पिता भाई बहन इन सभी की भूमिकाओं को भी सीख जाता है और उसके ये व्यवहार जो है वो धीरे धीरे स्थिर भी होने लगते हैं। वह अनुकरण के आधार पर दूसरों के व्यवहार को सरलता से सीख जाता है कि मम्मी जी हमारी कैसे खाना बनाती हैं। अगर कोई लड़की है या लड़का भी, तो सारी चीज़ें अपने से बड़ों को करते हुए देख करके वह सीखने लगता है। धीरे धीरे बालक अपने और पिता और अपने तथा माता के बीच के अंतर को भी समझने लगता है। वह यह भी समझने लगता है कि वह स्वयं क्या है और इस प्रकार आत्मा यानी कि सेल्फ का वह विकास करता है, जो कि समाजीकरण का एक आवश्यक तत्व होता है। आत्म के विकास से बालक ने न केवल अपने व्यक्तित्व के संबंध में ही अपितु अपने और दूसरों के बीच जो समानता है, जो अंतर है, उन सभी चीज़ों को भी जानता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में पारिवारिक अंतः क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो हमारा परिवार है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को जानता है, उनसे संबंध स्थापित करता है, उनका अनुकरण करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने रिश्तेदारों को नहीं जानता, ना ही अपने दोस्तों को, ना उसके कोई दोस्त होते हैं, ना उसका कोई समाज होता है। सारी चीज़ें उसके परिवार ही होते हैं, तो परिवार को वो जानता है। तो इसलिए परिवार क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो ये आपने देखा समाजीकरण कैसे होता है बालक का। अब देखिएगा बालक का समाजीकरण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं।
बालक के संस्कृतिकरण को ही हम सामाजिकरण भी कह सकते हैं। जब हम कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न साधन और विभिन्न रूप बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक में सामाजिक विकास करने के लिए कई सारे ऐसे प्रमुख साधन हैं जो सामाजिकरण में सहायता करते हैं, जैसे कि परिवार हो गया, आयु समूह हो गए यानी कि पीयर ग्रुप्स, पड़ोस, आस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, स्कूल, कुछ प्राइमरी समूह हैं और कुछ सेकेंडरी ग्रुप भी हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे साधन हैं जो बच्चे का सामाजिकरण करने वाले तत्व हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे, पहला जो है परिवार जो है, ये यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि बाल यंग ने परिभाषा दी कि समाज के अंदर सामाजिकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही बच्चे का सामाजिकरण जो है वो परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, कुछ विद्वानों ने परिवार को सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन माना है। व्यक्ति आजीवन परिवार में ही रहता है, परिवार में ही वह पला बड़ा होता है और पूरी लाइफ उसको परिवार में ही रहना है, तो उसके सभी सदस्यों से उसके संबंध होते हैं। ये संबंध व्यक्ति के सामाजिकरण को स्थायी रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। बालक के सामाजिकरण में उसके माता पिता का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि उनका पारस्परिक व्यवहार ठीक है तो बच्चे का भी सामाजिकरण अच्छे ढंग से होगा। अगर माता पिता अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे का भी व्यवहार अच्छा होगा, क्योंकि उसे सिखाएंगे। तो इस प्रकार से यदि उनमें आपस में खटपट रहती है तो बच्चे का सामाजिकरण जो है वो विकृत हो जाता है। यही बात बच्चे के प्रति माता पिता के संबंध में भी कही जा सकती है। यदि बच्चे को उनका प्रेम प्राप्त है तो उसका सामाजिकरण काफ़ी शांतिमय और काफ़ी रीति से होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माता पिता का भी संबंध अच्छा होना चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी वह अपने बच्चे को कुछ सिखा भी पाएंगे और बच्चे का भी सामाजिकरण अच्छा होगा। माता पिता से कहीं अधिक भाई भाई और बहन बहन एक दूसरे के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सबसे बड़ा लड़का या फिर लड़की अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपने कुछ उत्तरदायित्व को समझने लगता है, वह नेता के रूप में यह स्वीकार कर लेता है। फलतः उसमें क्या होता है कि नेता के गुणों का विकास होने लगता है। वह उसके छोटे भाई बहन उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। वह अपने छोटे भाई बहनों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो बच्चे पर उसके संबंधियों का भी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बचपन में अपने माता पिता या फिर दोनों को खो बैठते हैं, उनका पालन पोषण उनके सगे संबंधियों के द्वारा किया जाता है, उनका सामाजिक विकास सही दिशा में नहीं हो पाता। इस प्रकार का जो बच्चा है जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए हैं किसी भी कारणवश, वह अपने संबंधियों के पास एक अनाथ बच्चे के रूप में ही रहता है और उसके साथ व्यवहार कैसा होता है, जैसा होना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं हो पाता। जैसा कि संबंधी अपने बच्चों के साथ करते हैं, वह अपने सगे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वहीं दूसरे के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और समय समय पर उसे डांट या मार भी खानी पड़ती है। इसलिए उसका जो विकास है वह कुंठित हो जाता है, अर्थात अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता और व्यक्तित्व उसका बेकार हो जाता है या विकृत हो जाता है। तो ये यहाँ आपने देखा कि परिवार जो है वो कैसी भूमिका अदा करता है। परिवार के सगे संबंधी या माता पिता या भाई बहन, इन सभी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बालक के ऊपर। आगे देखिएगा, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है बालक के विकास को। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और इस संबंध में प्लांट ने कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन भी किए हैं। उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि यदि परिवार आर्थिक संकट में होता है, काफ़ी गरीबी है घर में या फिर पैसों की कमी है, तो बच्चे में सहनशीलता, इन सभी गुणों का विकास हो जाता है। उसे अगर कई सारे पैसे खर्च करने हैं, वहीं जहां आपने देखा होगा अमीर घर के बच्चे फालतू में पैसे उड़ाते हैं, वहीं अगर गरीब घर का बच्चा है तो वो पैसों को बचाएगा या फिर वो अपने उत्तरदायित्व को समझेगा, उसके अंदर सहनशीलता का गुण होगा
वो पैसे जल्दी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो बड़े होने पर ऐसे बच्चे जो है वो धन जमा करने में काफ़ी सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। वो एक एक पाई जुटा करके अपने पास रखते हैं और अच्छी चीज़ों में उसे खर्च करते हैं। तो इन बच्चों में आत्महीनता की भावना का उदय हो जाता है और वे दूसरों की अपेक्षा भी अपने आप को हीन समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। ये आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बच्चे को प्रभावित करती है। आगे देखिएगा, सेविया को जो है इनके अनुसार कहा गया कि इन बच्चों में आत्मविश्वास का भी अभाव होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, उन्हें किसी भी सामाजिक कार्य करने का दायित्व लेने में वह संकोच करते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे ही हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। आर्थिक संकट और निम्न सामाजिक स्तर के परिवारों के बालक ही बड़े होकर जाति भेद, वर्ग भेद और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी। आगे देखिएगा, पीयर ग्रुप कैसे प्रभावित करता है एक बालक के समाजीकरण को। तो बालक परिवार से बाहर अपनी आयु यानी कि अपनी उम्र के जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ खेलने लगता है। खेल खेल में वह कई वस्तुओं को सीखता है, कई सारी है अगले बच्चे की जो व्यवहार है उनको देखता है, अगले बच्चे का व्यवहार सीखता है। तो यह प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस समूह से बालक विभिन्न व्यवहार के ढंग, रीति रिवाज, रुचि, अनुकूलन की कला, इन सभी को बहुत ही सरलता के साथ सीख लेता है। जिन बच्चों को यह समूह नहीं मिल पाता, खेलने के लिए बच्चे नहीं मिल पाते, उनका स्वतंत्र विकास रुक जाता है और वो अपने में ही अधिक लीन बने रहते हैं। तो कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो आपस में खेलना पसंद नहीं करते, बस वो शांति से बैठे रहते हैं, उनको बच्चों से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बच्चे अधिक लीन रहते हैं, अपने में ही खोए हुए रहते हैं। आगे देखिएगा, पड़ोस के बारे में अगर बात करें, आस पड़ोस जो हमारा नेबरहुड है वो कैसे हमें प्रभावित करता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में पड़ोस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। पड़ोसियों के संपर्क में आने से व्यक्ति के सामने अनेक नवीन विचार आते हैं। बातचीत और गप्पबाजी के दौरान व्यवहार के नए ढंग उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं तथा उन्हें नए नए आदर्शों से भी परिचित होने का अवसर मिलता है। इनके प्रति वह चेतन और अचेतन रूप से प्रक्रिया भी करता है। इसके फलस्वरूप उसमें नवीन आदतों यानी कि नई आदतों का विकास होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया उसका समाजीकरण करता है और पड़ोस का अच्छा होना भी अनिवार्य है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि सबके आस पड़ोस जो हैं वो अच्छे ही हों, किसी के पड़ोसी तो बस बुराई ही करते हैं या फिर सिर्फ अपने बच्चों की तारीफ ही किया करते हैं। तो पड़ोसियों का अच्छा होना भी ज़रूरी है, जिससे बच्चों का समाजीकरण अच्छे से हो सके और अपने पड़ोसियों से भी कुछ अच्छा सीख सके बालक। अगला है नातेदारी समूह। ये समूह भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण है। बच्चा अपने नाते रिश्तेदारों से विभिन्न कार्यों और व्यवहारों को सीखता है। नातेदार रिश्तेदार घर में जब आते हैं तो बच्चा कई सारी चीज़ों को उनसे सीखता है और ये समस्त कार्य और व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं। रिश्तेदार आएंगे या फिर कोई भी आता है आपके रिलेशन में, तो बच्चे को यह सिखाया जाता है कि उनके पैर छूना है या फिर जो आपसे छोटे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके पैर छूने हैं, किससे नमस्कार करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चे को सीखने को मिलती हैं और यही हमारा समाजीकरण है और ये समाजीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे है और इसके जो समाजीकरण करने वाले तत्व हैं या साधन हैं वो कौन कौन से हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपको समझ आया कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।